नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं एजुकेट अप अकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी हिस्ट्री यानी इतिहास, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो अब खत्म हो चुका है। और पिछली क्लास में हम इसके डिस्कस कर रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, नेट आदि में आ चुके हैं। तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछली क्लास में हो चुके थे उससे आगे के। हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। और दूसरा ऑब्जेक्ट है कि हड़प्पा निवासी भेड़, बकरी, भैंस और सुअर पालते थे। मतलब हमारा दूसरा कथन ये है। तो हमने आपको पहले बताया था जहां हमने क्लास ली थी, तो उसमें बताया था कि बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं और भेड़, बकरी, भैंस, सुअर आदि पालते थे। तो मतलब इसमें हमारे ये दोनों कथन सही हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है कि हड़प्पा संस्कृति की कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति की कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमारा कथन कौन सा मिल रहा है कि मोहरों में वृषभ का रेखांकन तथा प्राप्त मूर्तियों से पता चलता है कि हड़प्पा निवासी खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। दूसरा कथन है कि लोथल से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप की प्राप्त हुई है। लोथल से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। और हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट है, तीसरा कथन है कि पुरातत्वविदों को कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट सही होगा? तो इसमें हमको अगर देखा जाए तो कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिल जाते हैं, ये तो हमारा सही हो सकता है। और मोरों के वृषभ का रेखांकन तथा मृण मूर्ति से पता चलता है कि हड़प्पा निवासी खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। तो हमारा ये पहला और दूसरा तीसरा ये दोनों सही है, लेकिन जो दूसरा कथन है यह हमारा गलत है। आइए हम देखते हैं इसकी व्याख्या कि इसमें क्या अंतर है। इसमें हड़प्पा निवासी मूर्तियां तथा मृण मूर्तियों से प्राप्त इनके साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा निवासी वृषभ से परिचित थे। पुरातत्वविद भी यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता रहा होगा। तो कथन हमारा पहला सही हो जाएगा। और मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप की प्राप्ति बनावली तथा चौलिस्तान से प्राप्त हुई है, लोथल से प्राप्त नहीं हुई, इसलिए हमारा कथन तो गलत हो जाएगा। और पुरातत्वविदों को कालीबंगन से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो हड़प्पा के आरंभिक स्तर से संबद्ध हैं। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे के समकोण पर काटते हुए मिलते हैं, जो दर्शाता है कि यह स्थल दो अलग फसलें उगाई जाती थी। जैसे हमने बताया था चना और सरसों, तो चना और सरसों ये उगाई जाती थी, तो हमें ये साक्ष्य मिल जाते हैं। आइए हम देखते हैं इसका अगला ऑब्जेक्ट कि नागेश्वर जोधपुरा किस संस्कृति हड़प्पा स्थल की सूचक है। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पा स्थल की सूचक है? तो इसका आंसर है ए, खेतड़ी का। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि हड़प्पा वासियों ने कच्चा माल प्राप्त करने हेतु तांबे के लिए खेतड़ी तथा सोने के लिए दक्षिण भारत से संपर्क किया था। इन स्थलों से मिलने वाली हड़प्पा वस्तुएं संपर्क की सूचक हैं। खेतड़ी क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। जो खेतड़ी में मिले साक्ष्य मिले हैं उनको पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। इस संस्कृति की मध्यमान हड़प्पा से भिन्न है तथा ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तमाम भेजते थे, तो हमको ये मिल जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? खेतड़ी। आइए हम देखते हैं अगला ऑब्जेक्ट। हमारा अगला ऑब्जेक्ट क्या होगा? अगला क्वेश्चन क्या होगा कि 36 में हमारा क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें है नागेश्वर तथा बालाकोट, सोतघई, लोथल और दक्षिणी राजस्थान। यहाँ पर सेलखड़ी, कार्नेलियन, संघ और लाजबाग। तो इनको जोड़ी कीजिए। तो अगर हम जोड़ी में देखें तो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है नागेश्वर तथा बालाकोट। तो नागेश्वर बालाकोट से क्या संघ प्राप्त करते थे? नागेश्वर बालाकोट से संघ प्राप्त करते थे। और यहां पर अगर देखा जाए सोतघई, तो सोतघई कहां से प्राप्त करते थे? तो सोतघई प्राप्त करते थे लाजवाद। सोतघई
तो लाजवर्द ये प्राप्त करते थे। सूत्रकृति से क्या प्राप्त करते थे? लाजवर्द। और अगर देखें लोथल, तो लोथल से क्या प्राप्त करते थे? तो लोथल से कार्नेलियन ये प्राप्त करते थे, लोथल से कार्नेलियन। और यह है दक्षिणी राजस्थान, तो दक्षिणी राजस्थान से सेलखड़ी प्राप्त करते थे, दक्षिणी राजस्थान से सेलखड़ी प्राप्त करते थे। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। आइए हम देखते हैं इसका अगला ऑब्जेक्ट। अगले ऑब्जेक्ट में हमारा क्वेश्चन है कि इनमें दो बस्ती दो भागों में विभाजित है। एक भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ है, जबकि दूसरा भाग अधिक बड़ा लेकिन नीचे बना हुआ है। तो हमने बताया था कि यहाँ पर भाग, यहाँ के नगर के, यहाँ पे हर सभ्यता के दो भाग थे, नगर के दो भाग थे। जो पहला था पश्चिमी टीला, जो क्या है थोड़ी ऊंचाई पर बना था, ये क्या पश्चिमी टीला जो थोड़ी ऊंचाई पर था। और एक था पूर्वी टीला, जो क्या है थोड़ी बड़ा था और थोड़ा नीचाई पर था। तो ये क्या है पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। तो ये क्या है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें भवन निर्माण का चबूतरों का पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित किया गया, जो नियोजन का बेहतरीन उदाहरण है। और विशाल स्नान नगर, तो जैसे विशाल स्नान नगर सोची आ जाए कि विशाल स्नान नगर, तो ये कहाँ पर था? तो विशाल स्नान नगर की बात आती है तो ये था विशाल स्नान नगर, यहाँ मिलता है मोहनजोदड़ो में, विशाल स्नान नगर मिलता है मोहनजोदड़ो में। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो में बस्ती दो भागों में विभाजित थी, एक भाग ऊंचा किंतु छोटा और जबकि दूसरा भाग नीचा किंतु बड़ा बनाया था। इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचले शहर का नाम दिया था। और इनमें एक बार चबूतरों को यथावत बनाने के बाद शहर के भवनों का निर्माण एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित किया गया तथा भवन निर्माण में भट्टी में पकाई गई एक निश्चित अनुपात की ईंटों का प्रयोग बृहद स्तर पर किया गया, जो नियोजन का सबसे प्रमुख कारण है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसका विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए प्रयोग किया जाता था। आइए हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पाई शहरों में सड़कों तथा गलियों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पर किया जाता था। तो हमने आपको ये बताया था, मतलब ये हमारा सही है। और मोहनजोदड़ो का निचला स्तर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। जो निचला स्तर है आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो हमारा ये जो भी हमको सही मिल रहा है। और हड़प्पाई भवनों की विशेषता यह थी कि मुख्य द्वार से भवन के आंतरिक भाग का सीधा अवलोकन किया जा सकता था। हड़प्पाई भवनों की यह विशेषता थी कि मुख्य द्वार से भवन के आंतरिक भाग का सीधा अवलोकन किया जा सकता था। तो हमने आपको यह बताया था जब भवन निर्माण बता रहे थे कि मान लो कि एक घर है, मान लो एक घर है, हमने बताया था कि मान लो एक घर है, ये एक घर है, यहाँ पर ये दरवाजा है। तो दरवाजे के यहाँ पर एक दीवार थी, या दरवाजे के जस्ट बाजू में एक दीवार थी। तो उस दीवार की वजह से हमें बाहर से अंदर का नहीं दिख रहा था, बाहर से अंदर का नहीं दिख रहा था। तो ये हमारा कथन गलत हो जाएगा, ये हमारा कथन गलत हो जाएगा। इसलिए कथन 1 और 2, कथन 2 ही सही होंगे। यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन सही है, तो कथन 1 और 2 सही हो जाएंगे। तो हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट सही हो जाएगा? इसका अगर हम देखें तो हमारा बी ऑब्जेक्ट सही हो जाएगा। आइए हम देखते हैं इसका 39वां क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन में है कि 39 क्वेश्चन में कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर असत्य ध्यान रखना है। अब शवदाहों में आमतौर पर मृतकों के गर्तों को दफनाया जाता था। जो शवदाह है तो शवदाहों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, गर्तों में, ठीक है। और हमारा बी दूसरा ऑब्जेक्ट है कि हड़प्पा स्थलों से मिले समाधान सामाजिक विभिन्नताओं की ओर संकेत करते हैं, सामाजिक विभिन्नताओं। तो हमें तो ये इसकी तो हमने चर्चा भी नहीं की है। और समाधानों के साथ साथ विभिन्न आभूषणों की प्राप्ति इस बात का संकेत है कि हड़प्पावासी परलौकिक जीवन पर विश्वास करते थे। तो हमने ये बताया था आपको कि वो लोग मटका वगैरह या फिर धातु के आभूषण वगैरह ये गाड़ते थे जो शवदान है वहां पर। और हड़प्पावासी मृतकों के साथ साथ आधिकारिक बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास करते थे। तो कथन सी और डी ये एक जैसे हो गए। और शवदानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। तो हमारा ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा कौन सा कथन असत्य है? तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य है, ये असत्य है, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा।
आइए हम देखते हैं इसकी व्याख्या क्या होगी। यद्यपि हड़प्पाई सावधानों में आभूषण तथा प्रत्येक में पिलाई जाने वाली वस्तुओं को दफनाने के संकेत मिलते हैं, परंतु समकालीन मिस्र की सभ्यता के सापेक्ष स्वतंत्र रूप से भी देखें तो हड़प्पा के लोग मृतकों के साथ साथ बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। अथन कथन डी असत्य है। है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन असत्य है। तो हमको असत्य कथन पहचानना है। तो असत्य कथन में हमारा पहला कथन है कि सावधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। जो मृतके थे तो मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। तो हमको ये तो पता चलता है। और हड़प्पा स्थलों से मिले सावधान सामाजिक विभिन्नता की ओर संकेत करते थे। जो सामाजिक विभिन्नता थी उसकी ओर संकेत करते थे। तो हमको ये भी पता चलता है। और सावधानों में विभिन्न आभूषणों की प्राप्ति इस बात का संकेत है कि हड़प्पावासी परलौकिक जीवन पर विश्वास करते थे। तो परलौकिक जीवन, तो हमने आपको ये भी बताया था। जो हमारा चौथा ऑप्शन है कि हड़प्पावासी मृतकों के साथ साथ आधिकारिक बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने पर विश्वास करते थे। यहाँ पर बहुमूल्य वस्तुएं नहीं दफनाते थे, जैसे मेजबान हो गया या फिर कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, तो मतलब बहुमूल्य नहीं दफनाते थे। जो मतलब सिंपल सी वस्तुएं हैं उनको दफनाते थे, बहुमूल्य नहीं दफनाते थे। तो हमारा कथन कौन सा, ये डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला ऑब्जेक्ट। हमारा अगला ऑब्जेक्ट है कि फायांस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। जो फायांस है, फायांस का संबंध किससे है। तो फायांस के बारे में हमने बताया था कि बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण है। फायांस क्या है, बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए हम देखते हैं इसके हम व्याख्या देख लेते हैं। तो फायांस घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ है। फायांस क्या है, घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ है। और छोटे पात्र हड़प्पाई समाज में सामाजिक विलासिता की वस्तुएं मानी जाती रही होंगी। जो छोटे पात्र है तो हड़प्पाई समाज में सामाजिक विलासिता की वस्तुएं मानी जाती रही होंगी, क्योंकि संभवतः एक कीमती थी, इन्हें बनाना कठिन था। जो फायांस है वो कीमती थे और इनको बनाना कठिन था। अब उल्लेखनीय है कि महंगे पदार्थों से बनी हुई दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी वस्तुओं में केंद्रित मिलती हैं। जो फायांस है कहाँ मिलती थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी वस्तुओं में। संभवतः सोना भी आज की तरह कीमती और दुर्लभ थी। जैसे आज सोना बहुत कीमती है, ऐसे पहले भी बहुत कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिलने वाले सभी स्वर्ण आभूषण संचयों से मिले हैं। जो स्वर्ण आभूषण है तो स्वर्ण आभूषण सभी संचयों से मिले हैं। आइए हम देखते हैं इसका अगला ऑब्जेक्ट। हमारा अगला ऑब्जेक्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिल्प उत्पादन पर निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है। इसमें बोला गया है कि कार्नेलियन लाल रंग का पत्थर था जिसका प्रयोग मनकों के निर्माण में किया जाता था। कार्नेलियन क्या है, लाल रंग का पत्थर था जिसका प्रयोग मनकों के निर्माण में किया जाता था। और हमारा दूसरा कथन है कि हड़प्पा स्थल चन्होदड़ो शिल्प उत्पादन में संबद्ध था। चन्होदड़ो कैसे, शिल्प उत्पादन पर संबद्ध था। और हमारा ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, तीसरा कथन है कि सेल खड़ी का प्रयोग भी मनके बनाने के लिए किया जाता था। सेल खड़ी का प्रयोग, तो हमको ये तो मिल जाता है। तो कथन 1, 2 और 3 ये हमारे तीनों सही होते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। हमारा डी ऑब्जेक्ट सही हो जाएगा। आइए हम इसकी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 42 हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शंख निर्मित वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। शंख निर्माण के प्रमुख केंद्र कौन थे, तो मुंडी घाट तथा मालवाड़, रंगपुर तथा बनवाली, नागेश्वर तथा बालाकोट और राखीगढ़ी तथा कालीबंगन। तो ये हमने अभी पिछले ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट मिला था, उसमें डिस्कस किया था कि नागेश्वर से शंख प्राप्त हुए हैं। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, 42। आइए हम देखते हैं इसका अगला ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शिल्प उत्पादन केंद्रों के पहचान में सहायक हैं। शिल्प उत्पादन में
केंद्रों में पहचान में सहायक कौन कौन सी है, जैसे प्रस्तर पिंड, पूरे संघ तथा तांबा अयस्क, अपूर्ण वस्तुएं और कूड़ा करकट। इनमें से कौन सा सही हो सकता है, इनमें से कौन सा सही हो सकता है, गैस कीजिए। तो हमारा ये चारों वस्तुएं यहां मिल जाती हैं। तो मतलब चारों वस्तुओं से हमको पता चलता है कि वहां पर शिल्प उत्पादन केंद्र था, जैसे प्रस्तर पिंड, अपूर्ण वस्तुएं, पूरे संघ तथा तांबा अयस्क और कूड़ा करकट। तो हमें चारों वस्तुएं मिल जाती हैं। आइए हम देखते हैं इसका 44वां क्वेश्चन। अगर हम 44 क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से किस स्थान को मेसोपोटामिया के लेखों में मगान कहा गया है। मगान कैसे कहा गया है, तो किस स्थान को, तो कहा गया है ओमान को। मगान कैसे कहा गया है, ओमान को। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या के लिए अगर हम देखें तो इसमें दिया गया है कि मेसोपोटामिया के लेखों में मगान जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्रों से तांबे के आगमन के साक्ष्य मिलते हैं। ओमान से क्या तांबे के आगमन के साक्ष्य मिले हैं। उसके नहीं है कि पुरातत्वविद खोज संकेत करती हैं कि तांबा संभवतः अरब के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। कहां से, दक्षिण पश्चिमी ओमान से लाया जाता था। और रासायनिक विश्लेषण भी दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे और हड़प्पा पुरातत्व दोनों में निकल के अंश मिले हैं। मतलब ओमान का जो तांबा मिला है और हड़प्पा पुरातत्वविदों में जो तांबा मिला है, दोनों में निकल के अंश मिलते हैं। और इसके अतिरिक्त ओमान से एक हड़प्पाई मर्तबान की प्राप्ति हुई है। किसकी, मर्तबान की प्राप्ति हुई है, जिसके ऊपर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई गई थी। मतलब ओमान से एक हड़प्पाई मर्तबान की प्राप्ति हुई है, हड़प्पाई मर्तबान की, और जिसके ऊपर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई जाती थी। तो हमको ये पता चलता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ओमान। हमारा ओमान सही हो जाएगा। आइए हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन दिए गए हैं उन कथन पर हमको विचार करना है। आइए हम देखते हैं कौन कौन से कथन है, कि जैसे और बताना कौन सा कथन सही है। तो हमको सही कथन पहचानना है। तो सही कथन पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, इनको पढ़ेंगे पहले कि मेसोपोटामिया के लेखों से दिलमन, मगन और मेलुहा के आपसी संपर्कों की जानकारी मिलती है। आपसी संपर्कों की जानकारी मिलती है। तो ये 3 नाम तो हमने बताए थे। और यह मेलुहा से प्राप्त कार्नेलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियों के विषय के बारे में जानकारी देता है। जो मेलुहा से प्राप्त कार्नेलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना और विविध प्रकार की लकड़ियों के विषय में जानकारी देता है, जो मेलुहा है। तो हमें यह भी पता चलता है। तो हमारे ये कथन भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। मोर को हाजा पक्षी के नाम से वर्णित किया गया है। जो मोर है उसको हाजा पक्षी के नाम से वर्णित किया गया है। ठीक है, यह भी हमारा सही है। और मिस्र को नाविकों का देश कहा गया है। तो हमने तो इसकी चर्चा भी नहीं की है। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, सी हमारा सही हो जाएगा। 1 2 3 हमारा जो यहाँ पर डी ऑप्शन है, डी कथन है, चौथा क्वेश्चन, वो हमारा गलत हो जाएगा। आइए हम देखते हैं इसका अगला ऑब्जेक्ट। हड़प्पा लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, क्या बड़माला पर आधारित थी। ये क्या बड़माला पर आधारित थी, तो बड़माला पर नहीं थी, ये चित्रात्मक थी, चित्रलेखात्मक थी। वहां पर चित्र बने थे, उस पर कुछ लिखा हुआ था, तो ये थी। और दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये क्या है, दाएं से बाईं ओर, मतलब ऐसे लिखी जाती थी और ऐसे ऐसे लिखी जाती थी। इसके अलावा अगर हम देखें, मोहरा पर एक पंक्ति पर कुछ लिखा था और सांकेतिक चित्र बना है। मतलब जो मोहरे हैं तो एक पंक्ति में कुछ लिखा है, कुछ लिखा था और सांकेतिक चित्र बने थे। और सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह मिलते हैं, 26 चिन्ह। तो हमारा ये भी सही हो जाएगा। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो बड़माला पर आधारित। तो वहां पर चित्र भी थे, जो लिपि है तो वहां पर चित्रलेखात्मक थी। आइए हम देखते हैं इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं कि हड़प्पा लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी, ना कि बड़मालई, मतलब भाव चित्रात्मक थी। और जहां चिन्हों की संख्या कहीं ना देखे, लगभग 375 से 400 के मध्य। तो हमने आपको बताया था 250 से 400, तो
तो मतलब उसके बीच में ही मिल जाता है, इस पर ज़्यादा तनाव मत लीजिए। और ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। क्या दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? क्योंकि मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित है, जिससे प्रतीत होता है कि लिखने वाले ने दाईं ओर से लिखना प्रारंभ किया था और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया था, तो हमको ये मिल जाता है। अब मोहरों पर अगर हम इसका अगला ऑब्जेक्ट देखें तो हमारा ये मिल जाता है कि मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा मिलता है, संभवतः यह मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। इस पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को संकेतिक रूप से यह बताता है, ठीक है। और 26 और हमारा ये है कि हड़प्पा लेख अधिकांशतः संक्षिप्त हैं और सबसे लंबे लेख में लगभग 26 चिन्ह मिले हैं। कितने? 26 चिन्ह मिले हैं। तो कथन हमारा चौथा भी सही हो जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। आइए हम देखते हैं इसका अगला ऑब्जेक्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पाई बांटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो हमको सही कथन पहचानना है। तो सही कथन पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, इन कथन को पढ़ेंगे। जैसे बांटों का निर्माण सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से होता था। चर्ट नामक एक पत्थर है, उससे होता था, तो ये हमारा सही हो जाता है। अधिकांश ये बाट निशान रहित तथा घनाकार होते थे। कांट कैसे? निशान रहित, उस पर कोई निशान नहीं था, और घनाकार होते थे। और इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी तथा ऊपरी मानदंड दशमलव पद्धति प्रणाली का अनुसरण करते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी तथा ऊपरी मानदंड दशमलव पद्धति का अनुसरण करते थे। तो हमारे तीनों कथन सही हो जाएंगे। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। हड़प्पा काल में विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म तथा परिशुद्ध प्रणाली एक द्वारा अनियंत्रित थे। यहाँ पर क्या है? हड़प्पा काल में विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म तथा परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चट पत्थर के बने होते थे और तथा आमतौर पर ये किसी तरह के निशान रहित घनाकार होते थे। और बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी 1, 2, 4, 8, 16, 32 मतलब इस पर थे, द्विआधारी, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। तो हमको ये कथन सही मिल जाते हैं। तो कथन हमारे 1, 2, 3 ये तीनों कथन हमारे सही हो जाएंगे। आइए हम देखते हैं इसका अगला ऑब्जेक्ट कि अगला ऑब्जेक्ट में क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में सबसे प्रचलित कथन कौन सा है, सबसे प्रचलित मत कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था, सबसे प्रचलित कौन सा मत है। तो हम प्रचलित में देखें तो यहाँ पर व्यापार का पतन या फिर सामूहिक जनसंहार, जलवायु परिवर्तन और महामारी का फैलाव। तो सबसे प्रचलित क्या है? तो जलवायु परिवर्तन है। सबसे प्रचलित क्या है? जलवायु परिवर्तन है। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का सर्वाधिक प्रचलित मत जलवायु परिवर्तन है, जिसका कारण क्या था? वनों की कटाई रहा होगा, जिससे अत्यधिक बाढ़ तथा अत्यधिक सूखे की स्थितियां उत्पन्न रही होंगी और सभ्यता का समय समय पतन हो गया होगा। तो ये हमें मिल जाता है जलवायु परिवर्तन। आइए हम इसका अगला ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। अगला ऑब्जेक्ट हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता के धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म के संदर्भ में तो प्रकृति पूजा के संकेत मिलते हैं, ये तो हमें मिलते हैं। और दूसरा इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण किया था। विशाल पूजा स्थल, तो पूजा स्थल तो हमने यहाँ पे मंदिर ये कहीं पर नहीं बना था, तो हमारा ये कथन गलत हो जाएगा। और जादू टोने पर भरोसा करते थे, इसलिए तावीज वगैरह पहनते थे, तो हमारा कथन 1 और 3 ये सही हो जाएगा। तो हमारा 1 और 3 ये हमारा सही हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला ऑब्जेक्ट कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो ये किसकी पुस्तक है? तो S.N. राय की ये पुस्तक है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। आइए हम देखते हैं इसका अगला ऑब्जेक्ट। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और बताइए किसमें कौन सा आंसर सही हो सकता है। लोथल, हमने कहा था कि जो नाम दिए थे तो कौन सी खोज किसने की थी, तो इसके नाम हमें मिल जाते हैं। आइए हम देखते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट सही हो सकता है। इसको आप मिलान कीजिए। तो लोथल की खोज की थी किसने? S.R. राव ने की थी। लोथल की खोज S.R. राव द्वारा की गई थी। और जो मिल जाता है कालीबंगन,
तो कालीबंगन किसने की थी? बीवी लाल और बी के थापर ने की थी। बीवी लाल और बी के थापर। तो बीवी लाल और बी के थापर ये कहां पर है? यहां पर है। अगर देखते हैं धौलावीरा, तो धौलावीरा ने किसने की थी? धौलावीरा की खोज किसने की थी? तो एस आर बिष्ट ने की थी। एस आर बिष्ट ने की थी। और हड़प्पा की माधव स्वरूप बस, हड़प्पा की किसने की थी? तो माधव स्वरूप बस द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। तो हमारा पहले का पहला और चौथे का डी का चौथा, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट सही हो जाएगा सी। हमारा पहले का पहला और चौथे का चौथा, ये तो सही हो जाएगा। कालीबंगन का बीवी लाल, कालीबंगन का बीवी लाल, तो बी का तेज, मतलब हमारा ए ऑब्जेक्ट सही हो जाएगा। ए ऑब्जेक्ट हमारा सही हो जाएगा। आइए हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में है कि लगभग छठी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व अस्तित्व में आए हिंदू शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह फारसी भाषा का शब्द है, जैसे हिंदू है तो हिंदू शब्द का हमको पता करना है। तो इसमें जो कथन है तो उसमें दिया गया है कि यह फारसी भाषा का शब्द है, जो हिंदू है हिंदू फारसी भाषा का शब्द है, या फिर इसका प्रयोग सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र के लिए होता था। सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र के लिए होता था और यह सामाजिक तथा धार्मिक पहचान के रूप में जाना जाता था। जो हिंदू है धार्मिक तथा सामाजिक पहचान के रूप में जाना जाता था। तो हमको दूसरा और तीसरा ये दोनों ही मिल जाते हैं। तो हमारा क्या होगा? सी। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हमारा ये फारसी भाषा का शब्द नहीं है, क्योंकि ये हिंदू है जो सिंधु नदी के पूरब के लिए होता था।